फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक के लिए इस वक्त मतगणना जारी है और सबके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा की आशंका जताई गई है, ऐसे में सबकी नजरें लगी हैं इस वक्त के आंकड़ों पर, जो इस वक्त तक फिलहाल रुझानों में कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन पल पल के इन बदलते रुझानों के साथ नतीजे भी लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ हैं आरिंद्र प्रताप से। बहुत शुक्रिया ममता और नमस्कार दर्शकों। निश्चित तौर से कर्नाटक के रण में आज बहुत बड़ा दिन। 2018 के बाद 2023 में क्या होगी विधानसभा की नई सूरत हाल, क्या होगी तस्वीर इस वक्त के? अगर ताजा आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस 114 का जो एक जादुई आंकड़ा है 113 का, उससे आगे बढ़ती नजर आ रही है। और रुझान के आधार पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस वक्त 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि बीजेपी की बात की जाए तो 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। बीजेपी को फिलहाल रुझान में 15 सीटों का नुकसान है, लेकिन जेडीएस की अगर बात की जाए तो 18 सीटों पे बढ़त बनाए हुए और 18 का ही उसको रुझान में नुकसान है। यानी सीधे तौर पर ममता, जो नुकसान जेडीएस को हो रहा है वो फायदा एक तरीके से कांग्रेस को हो रहा है। यानी बीजेपी एक तरीके से भले ही अभी रुझान में पीछे है, लेकिन कांग्रेस जो गेन करती दिखाई पड़ रही है वो उसका एक तरीके से सीधे तौर पर जो बात कही जा रही थी, शायद जेडीएस के जो गढ़ है उसके सेंध लगाती नजर आएगी। लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है, क्या कुछ अंतिम नतीजे होंगे ये हम लगातार इस पे आपकी जानकारी देते रहेंगे और दिन भर हमारे खास मेहमानों के साथ में, हमारे रिपोर्टर्स के साथ में जमीनी सच्चाई को लेकर भी आपके सामने आएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर चौगावकर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, एक बार फिर आपका स्वागत। सुबह से ही आप हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन समीर जी आपसे बातचीत करेंगे उससे पहले आइए एक बार हेडलाइंस पर इस वक्त की बड़ी सुर्खियां क्या है, आइए रख लेते हैं आपके सामने। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। सुबह 8 बजे से हो रही है वोटों की गिनती। कर्नाटक में जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम से हो रही है मतों की गिनती। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को मिलती दिख रही है बढ़त। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी बने रहेगी बादशाहत या फिर कांग्रेस मारेगी इस बार बाजी? कर्नाटक में क्या जेडीएस बनेगी किंग मेकर? आज दोपहर तक तस्वीर हो जाएगी साफ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम सिद्धरामैया और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम दिग्गजों के चुनावी भविष्य का आज होगा फैसला। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कौन बनेगा सरताज? क्या एक बार फिर बीजेपी लहराएगी परचम या सपा और बसपा की होगी वापसी? सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी। कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर निकाय चुनाव के सटीक और विश्वसनीय नतीजों के लिए डीडी न्यूज के लिए ने किए हैं खास इंतजाम। चप्पे चप्पे पर मौजूद हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल का अपडेट। तो इस वक्त का अपडेट यही, अगर कर्नाटक की बात की जाए, क्योंकि हर पल ममता स्थितियां बदल रही हैं। जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो 115-14 के आसपास कांग्रेस थी, जबकि अब एक सीट का नुकसान 113 के आसपास। दरअसल ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता नजर आएगा, क्योंकि लगातार इस वक्त रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके का इस वक्त का करीबी मुकाबला बताया जा रहा है इस बार कर्नाटक के चुनावों में, उसके मद्देनजर ये आंकड़े हर बार नई तस्वीर प्रस्तुत करते भी हमारे सामने नजर आते रहेंगे। और इस वक्त की अगर हम बात करते हैं कर्नाटक चुनाव में, तो 224 में से 217 सीटों पर रुझान हमारे सामने है। कांग्रेस इस वक्त 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जेडीएस 17 पर, तो बीजेपी 86 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है, लेकिन कांग्रेस को 35 सीटों का फायदा हो रहा है पिछले चुनावों की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो। और वहीं पर अगर हम जेडीएस की बात करें, 19 सीटों पर नुकसान और भाजपा को भी इस वक्त 13 सीटों पर नुकसान होता नजर आ रहा है। हालांकि इस बार जिस तरीके का धुआंधार प्रचार सभी दलों के द्वारा किया गया, हर कोई कुर्सी, सत्ता की कुर्सी पाने की जद्दोजहद करता नजर आया, उसके मद्देनजर ये बात लगातार समझी जाती रही कि इस वक्त इस बार के चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। ये एक संभावना लगातार
एग्जिट पोल्स में भी दिखाई देती रही। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कांग्रेस 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कौन आगे कौन पीछे। शशिकला अन्ना साहेब जोले भाजपा की उम्मीदवार है ये निपन्नी से, लेकिन ये पीछे चल रही हैं। महेश ईरान गौड़ा कुमारथल्ली भाजपा के उम्मीदवार अथानी से, ये भी पीछे चल रहे हैं। इस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अपनी साख बचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के लक्ष्मण सावदी अथानी से ही ये अथानी सीट से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस इस सीट से आगे। गोकक सीट की बात करें तो यहां से रमेश जरकीहोली भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हर सीट पर कांटे का मुकाबला। बीजापुर सीट से BR पाटिल भाजपा के उम्मीदवार ये भी आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से चित्तापुर की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर प्रियांक खड़गे कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं ये जी, और ये पीछे चल रहे हैं। गंगावती सीट इकबाल अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। तो हर सीट पर अगर हमारे पास आंकड़े आए तो देखेंगे कि कांटे की टक्कर है इस बार हर सीट पर। हुबली धारवाड़ सेंट्रल से महेश तेंगिकाई भाजपा के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, लेकिन जगदीश शेट्टार इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और जिस तरीके का यहाँ प्रचार किया गया उसके बाद ये उम्मीद भी जताई जा रही थी। शिगांव से बसवराज बोम्मई और ये भाजपा के उम्मीदवार मुख्यमंत्री और ये आगे चल रहे हैं। बी श्रीरामुलु बेल्लारी सीट से भाजपा के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। इन्होंने खुद कहा कि मैं इस सीट से लड़ना चाहूंगा, लेकिन ये पीछे चल रहे हैं। बेल्लारी सिटी से अरुणा लक्ष्मी ये पीछे चल रही हैं। और आज्ञा ज्ञानेंद्र जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, फिलहाल इस वक्त तीर्थाहल्ली से पीछे चल रहे हैं। और ये तमाम बड़े चेहरे येदियुरप्पा के बेटे जो शिकारीपुरा से चुनावी मैदान में वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि येदियुरप्पा के लिहाज से एक बेहतर खबर। एस कुमार बंगारप्पा जो भाजपा की टिकट पे दावेदार है वो पीछे फिलहाल सोराब से चल रहे हैं। ये कुछ तमाम बड़े चेहरे। एस मधु बंगारप्पा सोराब से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि ये एक कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलना। और सीटी रवि ये बड़ा नाम है चिकमंगलूर से, फिलहाल बीजेपी के ये इस वक्त महासचिव हैं बीजेपी के, ये पीछे चल रहे हैं। और इसी तरीके से BH अनिल कुमार ये कोरात गेरे से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तमाम बड़े नाम जो राज्य की सियासत में बड़ा। जी परमेश्वर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं कोरात गेरे से, और ये अपने आप में बड़ा चेहरा कांग्रेस की सियासत के लिहाज से देखा जाए। बरथुर प्रकाश भाजपा के उम्मीदवार कोलार से ये इस वक्त पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, नतीजे अंतिम आना बाकी है। KH मुनियप्पा कांग्रेस का बड़ा नाम, कांग्रेस के प्रत्याशी देवनहल्ली से इस वक्त आगे चल रहे हैं फिलहाल के रुझान के लिहाज से। निखिल कुमारस्वामी ये इस वक्त आगे चल रहे हैं क्योंकि कुमारस्वामी परिवार से आते हैं, JDS का एक चेहरे के तौर पर इस वक्त आगे। और R अशोक कनकपुरा से, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, तमाम इनके बयान भी अपने आप में मायने रखते हैं, ये फिलहाल पीछे चल रहे थे। कांग्रेस के DK शिव कुमार आगे चल रहे हैं क्योंकि ये वो चेहरा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर भी लगातार बात होती रही है। CP योगेश्वर भाजपा के चन्नपटना से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, यानी कई ऐसे बड़े नाम बीजेपी के जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और JDS के HD कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री के सीधे तौर पे दावेदार हैं वो अपनी सीट चन्नपटना से आगे हैं। J प्रीतम गौड़ा भाजपा के उम्मीदवार वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो अपने आप में तमाम ऐसे नाम जो राज्य की सियासत में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं वो उनकी स्थिति के हमने आपको रूबरू कराया। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ हमने जैसे पहले बताया समीर चौगावकर जी हमारे वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही नीरज हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर जो सीधा इस वक्त JDS कार्यालय बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं। तो नीरज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। JDS को देखें तो इस वक्त के लिहाज से 18 सीटों पर रुझान में बढ़त, लेकिन 18 ही सीटों पर नुकसान होता हुआ। JDS कार्यालय में मौजूद हैं आप, वहां कैसा माहौल नजर आ रहा है इन रुझानों को देखकर? देखिए, बिल्कुल ममता, मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं कि किस तरह की स्थिति है JDS ऑफिस की। और ये JDS का मुख्यालय है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि गेट अभी थोड़ी देर पहले खुला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, सन्नाटा है। क्योंकि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं ममता, उससे निश्चित तौर पर JDS को थोड़ा सा धक्का लगा होगा। क्योंकि JDS ये कल्पना कर रही थी कि कम से कम 35 से 40 के बीच में वो सीटें जीतेगी, तो किंग मेकर की जो भूमिका है
वो उसमें बना सकती है। हालांकि ये अभी रुझान है, क्योंकि नतीजे आने में थोड़ा सा समय लगेगा और करीब 12 बजे के आसपास जो स्थिति है ममता ज्यादा बेहतर हो पाएगी। लेकिन अभी भी जेडीएस को उम्मीद है कि जैसे जैसे परिणाम सामने आएंगे उसकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। आप देखें कि जेडीएस ने जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति की है, 2006 में जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी कुमारस्वामी ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई है। हालांकि इनकी जो सरकार वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन जिस तरीके से कुमारस्वामी ने बार बार ये कहा, और कुमारस्वामी का जो ट्वीट है वो ये कहता है कि मुझसे किसी ने संपर्क नहीं साधा है, लेकिन मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को कि अगर मुकाबला नजदीक रहता है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने को तैयार रहेंगे। लेकिन जेडीएस ये जरूर चाहेगी कि जो भी पार्टी के साथ वो जाए, ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग करे, ज्यादा से ज्यादा जो पद हैं वो लेने की कोशिश करे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इन रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि अभी परिणाम आने में थोड़ा सा समय है, 12 बजे के आसपास स्थिति जो बेहतर होगी कि कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कई सारे पहलू ऐसे रहे हैं जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि जिसने एक तरीके से सेटबैक दिया हो, जैसे कि इनके कई सारे जो नेता हैं जो खासतौर से लिंगायत कम्युनिटी से थे वो जो छोड़कर चले गए, उनका भी एक जो वोट बैंक है वो था। इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन की थी, यहाँ पर करप्शन को लेकर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी ने अटैक किया था, तो मुझको लगता है कि वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि किस तरह की स्थिति रहेगी, किस तरह के परिणाम रहेंगे। लेकिन जेडीएस अभी भी आश्वस्त है कि किंग मेकर की भूमिका में वह परिणाम आएंगे तो वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, लेकिन नीरज आपके पीछे जेडीएस कार्यालय के पीछे पसरा सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा है कि उनको उम्मीद के मुताबिक फिलहाल अभी रुझान नहीं मिल रहा है। हम क्षेत्रवार भी जाएंगे, उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए। समीर जी, इलेक्शन कमीशन की अगर साइट पे हम देखें तो वोट शेयर का आंकड़ा भी साथ साथ चल रहा है। बीजेपी करीब 40% वोट के आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। निश्चित तौर से कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़त दिखाई पड़ रही है, ये 45% के आसपास है। कांग्रेस तो गेन कर रही है, लेकिन सीटें कम होने के बाद भी बीजेपी अपने 2018 के प्रदर्शन से गेन करती दिखाई पड़ रही है, ये भी हमको समझना होगा। समीर जी। बिल्कुल, आप देखिए पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव का भी अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस को हर चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन सीटें हमेशा कांग्रेस की भाजपा से कम रही है किसी भी चुनाव में। इसका एक बड़ा कारण यह रहा था कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पूरे प्रदेश में फैला हुआ था और बीजेपी का कुछ क्षेत्रों में बहुत सीमित क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक था। लेकिन जिस हिसाब से आज मुझे लग रहा है कि ट्रेंड्स आ रहे हैं और अभी जिस हिसाब से 1.25 घंटे के करीब हो गया काउंटिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। और अब जिस स्थिति में जेडीएस है, अब वो ना किंग बन सकती है ना किंग मेकर बन सकती है। जितनी सीटें जेडीएस की कम होती चली जाएगी उतनी सीटें कांग्रेस की बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मोरलेस कांग्रेस का और जेडीएस का वोट बैंक है। इस जो अभी जो परिणाम दिख रहा है हमें, जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का वोट बैंक एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में गया है और वोकलिंगा का भी बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में गया है। अगर जेडीएस 12 से 15 सीटें या 18 सीटों पर रहती है और कांग्रेस अगर 110 सीटों से चली जाती है, तो मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में कुमारस्वामी के पास बहुत स्पेस नहीं रहेगी बार्गेनिंग करने की और उन्हें मजबूर होकर कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा सत्ता में बने रहने के लिए। तो फिलहाल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अभी जो देख रहे हैं उसमें 20 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अभी मुझे लग रहा है 12 साढ़े 12 के बाद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी सीटें गेन करेगी और मुझे लग रहा है लगभग 100 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। जी, तो यानी इस वक्त के हिसाब से देखें तो जो एग्जिट पोल्स में कहा जा रहा था कि हंग असेंबली हो सकती है, त्रिशंकु विधानसभा, इस वक्त के रुझानों के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा। हालांकि रुझान कहां तक परिणाम में परिवर्तित होते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त चुनाव आयोग दिल्ली के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, किस रफ्तार से, कितने वार्ड्स, किन क्षेत्रों में किस रफ्तार से इस वक्त का मतगणना चल रही है और साथ ही कब तक चुनावी तस्वीर भी हमारे सामने परिणामों के लिहाज से भी स्पष्ट हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आज हम चुनाव परिणामों की बात करें तो चुनाव आयोग ने इसके लिए जो विस्तृत जो तैयारियां की थी और मजबूत तैयारियों के तहत उन्होंने जो सबसे ज़्यादा उनकी कोशिश थी कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो त्वरित गति से आए, उसके लिए उन्होंने जो काउंटिंग टेबल हैं वो उनकी संख्या बढ़ाई। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक में 34 जो जिले हैं उनमें से 36 मतदान केंद्र उन्होंने बनाए और साथ ही साथ
इसको तय करने के लिए कि ये परिणाम सही तरीके से लोगों के सामने आए, और न सिर्फ सही तरीके से आए लेकिन जो एक परसेप्शन की बात है उस परसेप्शन को भी आज चुनाव आयोग ने शुरुआत से ही, चाहे वो कंट्रोल रूम को खोलने से लेकर शुरुआत से ही उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी कराई और मीडिया को इनवाइट किया। तो कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है उसमें जो मतगणना है वो सुचारू रूप से चल रही है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स और स्पेशल ऑब्जर्वर्स और स्पेशल जो उनकी जो प्रतिनिधि हैं चुनाव आयोग के, इन मतगणना केंद्रों पर वो मौजूद हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी रफ्तार है जो वोटों के गिनने की, जैसे कि आपने पूछा कि कब तक, तो मुझे लगता है कि 12 बजे तक इस बार काफ़ी हद तक ये तय हो जाएगा कि सरकार अब किसकी फाइनली बन रही है, जिसमें ज़्यादा गुंजाइश अब नहीं दिखाई देती है। ये जो परिस्थितियां हैं इसको देखते हुए कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के जो पुख्ता इंतजाम है उसी का परिणाम है कि आज ये परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं त्वरित गति से आते हुए। जी ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को कि कैसे कर्नाटक के रण में इस वक्त के शुरुआती रुझान दिखाई पड़ रहे हैं। और ममता, शुरुआती अगर हम बात करें रीजन वाइज, क्योंकि हम कर्नाटक को 6 बड़े सिफोलॉजिकल रीजन्स में बांटते हैं, यानी भौगोलिक तौर पर 6 बड़े रीजन्स के तौर पर देखा जाता है। और अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो बेंगलुरु रीजन जो है, जिसकी 32 विधानसभा सीटों के 32 रुझान इस वक्त आ चुके हैं। बीजेपी इनमें से 13 पर आगे बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल के 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। फिलहाल जेडीएस यहां अपनी मौजूदगी भी दर्ज नहीं करा रही, यानी 32 में से 19 कांग्रेस और 13 बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझान में। मध्य कर्नाटक की बात की जाए तो यह अपने आप में 35 विधानसभा सीटों वाला इलाका, यहां पर भी कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़त ली हुई है। कांग्रेस 19 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी फिलहाल 14 सीटों पे अपनी मौजूदगी दिखा रही है आगे बढ़त में, लेकिन जेडीएस भी यहां पर 1 सीट पे मध्य कर्नाटक में अपनी बढ़त बनाए दिखाई पड़ रही है। फिलहाल अभी 2 रीजन, और तीसरा रीजन कोस्टल, और ये कोस्टल रीजन वो है जहां पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जाता रहा है। और यहां के 21 सीटों में से 21 के रुझान आ गए हैं। बीजेपी फिलहाल 16 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए। फिलहाल जेडीएस अपनी मौजूदगी नहीं दिखा रही है। ये बीजेपी के गढ़ के तौर पर कोस्टल इलाके को जाना जाता है। 16 सीटों पर बीजेपी 21 में से बढ़त बनाए। हैदराबाद कर्नाटक के 31 में से 29 विधानसभा सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। कांग्रेस 19 सीटों पे बढ़त, जबकि बीजेपी 7 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। और हैदराबाद कर्नाटक वो इलाका है जहां पर फिलहाल जेडीएस भी 3 विधानसभा सीटों पर रुझानों में बढ़त अपनी बनाए हुए है। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रवार जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में समीर जी, ये जो मध्य कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर पिछली बार हम देखें तो 35 सीटों में से भाजपा के हिस्से आई थी 24 सीटें। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक बार मुंबई कर्नाटक की तस्वीर आपके सामने। 50 सीटें, 50 में से कांग्रेस 29 पर आगे, भाजपा 20 पर आगे, लेकिन जेडीएस ने भी यहाँ खाता खोला हुआ है। 1 सीट पर जेडीएस आगे नजर आ रही है। वहीं ओल्ड मैसूरू की बात करें, 55 में से 54 सीटों के रुझान आपके सामने। कांग्रेस सबसे आगे बढ़ते हुए 33 सीटों पर। ममता, एक चीज यहाँ पे, क्योंकि ये ओल्ड मैसूरू वो रीजन है जहाँ पे जेडीएस भी अपनी मौजूदगी रहा है। जेडीएस का क्षेत्र है ये ओल्ड मैसूरू, यही उनका राजनीति करता रहा है जेडीएस। 13 सीटों पे बढ़त बनाए हुए, लेकिन मतलब है कि कांग्रेस ने जेडीएस को पटखनी दी है यहाँ पर, और फायदा सीधे कांग्रेस को होता हुआ। ऐसे में समीर जी, एक और मध्य कर्नाटक जहां पे बीजेपी को काफी नुकसान दिख रहा है, और वहीं दूसरी ओर हमने जिस तरीके से देखा अभी इस मैसूरू, ओल्ड मैसूरू क्षेत्र में जहां जेडीएस का, कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों का जो नुकसान वो कांग्रेस के खाते में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत स्ट्रांग होल्ड कर्नाटक में माने जाते हैं, जैसे तटीय कर्नाटक जो हिजाब के कारण भी बहुत चर्चा में रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है। हालांकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन करा है, लेकिन मध्य कर्नाटक और बेंगलुरु का जो क्षेत्र है, जहाँ बेंगलुरु से लोकल से 28 सीटें आती है, मुझे लग रहा है वहाँ पर कांग्रेस ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक जो पिछड़े का भी हो सकता है, जो कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, कुछ दलित हो सकते हैं, कुछ लिंगायत हो सकते हैं, कुछ वोकलिंगा हो सकते हैं, उन सब में मध्य कर्नाटका और बेंगलुरु के क्षेत्र में कांग्रेस ने सेंध लगाई है, और उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला। तो देखिए, इस बार कांग्रेस को सब क्षेत्रों से बेनिफिट हो रहा है। ओल्ड मैसूर जो बेसिकली देवगौड़ा का वर्चस्व वाला क्षेत्र रहा है, और जिसके दम पर जेडीएस हमेशा राजनीति करते रहा है, किंग और किंग मेकर बनता रहा है। मुझे लग रहा है इस बार ओल्ड मैसूर ने देवगौड़ा परिवार का साथ छोड़ के
कांग्रेस के पास जाने की तैयारी दर्शाई है। और इसका एक बड़ा कारण डीके शिव कुमार भी है, क्योंकि वोकलिंगा डीके शिव कुमार भी वोकलिंगा के लीडर है और इस बार वह यह वोकलिंगा समुदाय में यह मैसेज देने में सफल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इसलिए भी वोकलिंगा ने कांग्रेस को वोट किया होगा कि इस बार वोकलिंगा मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के सभी क्षेत्र से, जो 6 क्षेत्र हैं, सब जगह से तटीय कर्नाटका को छोड़ के बाकी सब जगह से कांग्रेस को समर्थन मिला है। इसी कारण आज 48 सीटों पर जो कांग्रेस ज़्यादा दिख रही है लीड लड़ते हुए, उसका कारण यह है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे तमाम कारण रहेंगे, तमाम ऐसे ज़मीनी मसले रहेंगे जिसकी वजह से ये आंकड़े जो हैं उसका विश्लेषण लगातार होता रहेगा। लेकिन प्रतिक्रियाएं भी लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आने लगी। कर्नाटक चुनाव में शुरुआती रुझान पर भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल होंगे। फिलहाल ये महज शुरुआती रुझान है। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे पिक्चर ज़्यादा साफ होगी। मुझे अभी लगता है कि बहुत शुरुआती रुझान पे किसी एक पार्टी के लिए भी कोई आंकड़ा जो है सही नहीं होता है, लेकिन इस बात को तस्लीम करता हूं कि आज जिस तरह से चल रहे हैं, अभी इस वक्त नेक टू नेक देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा 12 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी और हम बहुमत हमें मिलेगी और हम सरकार बनाने में बिल्कुल सफल होंगे। तो आत्मविश्वास पूरा इस बात का, क्योंकि क्षेत्रवार वार्ड के हिसाब से जब काउंटिंग्स होती हैं तो उस वक्त तस्वीर बदलती रहती है। तो ऐसे में ये तस्वीर कहां तक बदल पाएगी ये जरूर देखने की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का आंकड़ा समीर जी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त यही दिख रहा है कि कांग्रेस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि किन क्षेत्रों से और कहां, ये सब, क्योंकि इस बार ये कहा गया है समीर जी कि हर क्षेत्र के हिसाब से कर्नाटक में राजनीति बदलती रही है, चुनाव प्रचार बदलता रहा है, रणनीति भी पार्टियों की बदलती रही है। स्पष्ट था ये इस बार चुनाव प्रचार में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आखिरी बार में जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो जिस हिसाब से बजरंग दल को बैन करने की बात की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस हिसाब से कांग्रेस पर आक्रामक रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रही थी कांग्रेस के ऊपर, जेडीएस ने भी आक्रमण किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बजरंग दल का मुद्दा था, जो अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बजरंग दल के मामले का जो मामला था बैन करने का, जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए नहीं दिख रहा है। उसका फ़ायदा मुझे लगता है कांग्रेस को ये मिल गया है कि मुस्लिम वोट बैंक था वो एक तरफा पूरा कांग्रेस के पक्ष में चला गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2018 में भी 58 सीटें ऐसी थी जिनका परिणाम आखिरी के 2 घंटों में पलटा था और भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पे चली गई थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी रुझान है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अंतिम समय तक, क्योंकि विधानसभा में क्षेत्र बहुत छोटे भी होते हैं और हार जीत का परिणाम 1000, 2000 और 5000 सीटों से भी होता है। तो अंतिम समय तक इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में 100 सीटें क्रॉस करने की स्थिति में आएगी और हो सकता है कि वह बहुमत के करीब भी पहुंच सके। बिल्कुल, ये अपने आप में इस वक्त की स्थिति जो तस्वीर है वो ये कि कांग्रेस की 130 सीटों पे बढ़त दिखाई पड़ रही है और बीजेपी 73 सीटों पे, यानी कि जो 113 का जादुई आंकड़ा है कर्नाटक विधानसभा के नतीजों के लिहाज से, उससे काफी आगे इस वक्त कांग्रेस कंफर्टेबल तरीके से अपनी खुद की दम पर सरकार बनाती रुझान में दिखाई पड़ रही है और किंग मेकर बनने के जेडीएस के जो ख्वाब थे वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, कम से कम शुरुआती रुझान में। लेकिन ये महज शुरुआती रुझान है। अक्सर हमने देखा है कि चीजें, स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं कमोबेश लगभग काफी देर से इसके इर्द गिर्द बने हुए हैं। क्या ये अंतिम परिणाम में जाएंगे, ये अपने आप में देखने समझने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त की तस्वीर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में रुझानों में नजर आ रही है। क्या कांग्रेस के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकते हैं ये आंकड़े? जी देखिए, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर जब हमने देखा कि तमाम राज्यों में राज्य दर राज्य जहां पर वो सत्ता में थे, सत्ता जाती हुई दिखाई दी है। पंजाब हाथ से गया। अगर हिमाचल एक अपवाद के तौर पर छोड़ दे तो उत्तर पूर्व में भी 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर वो क्षेत्रीय दलों से भी खराब प्रदर्शन करते नजर आए। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उनकी बहुत स्थिति खराब रही। बाकी राज्यों में देखें, उत्तराखंड वो वापस नहीं जीत पाया जहां पर एक परंपरा रही थी, रिवाज रहा था सत्ता बदलने का। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक राहत की बात होगी, लेकिन अभी रुझान है, इसलिए ये सब अभी निष्कर्ष निकालना उतना उचित नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी को लगता है, डीवी सदानंद गौड़ा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ी देर पहले हमसे बात की, उनका कहना है कि जो फीडबैक है वो यही है कि बीजेपी। शैलेंद्र, इस वक्त रोकना चाहेंगे आपको। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जो इस वक्त चल रही है उसमें वोट प्रतिशत की क्या स्थिति है?
आपके सामने रखना चाहेंगे। कांग्रेस को 44% से ज्यादा, लगभग 44.5% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ। भाजपा को 37% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बहुत ही इजाफा। जेडीएस के वोट शेयर में इस वक्त देख सकते हैं बहुत गिरावट है, बहुत ही कम हुआ है उनका वोट शेयर, लगभग 10% से भी कम वोट शेयर जेडीएस का, जो अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखने की अपेक्षा कर रही थी इन चुनावों में, लेकिन वही कांग्रेस का वोट शेयर में जबरदस्त उछाल, 44% से ज्यादा। और ये आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है, लेकिन रुझान यही दिखा रहे हैं इस वक्त तक कितना वोट शेयर कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के खाते में आ चुका है। तो ये वोट शेयर जो अब बढ़ भी सकता है। जेडीएस को इस वक्त 10% से भी कम मत, सबसे बड़ा झटका जेडीएस के लिए। ममता, ये जो वोट शेयर वाला जो आंकड़ा है, इसमें भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। शैलेंद्र, उस खबर पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी अपने 2018 के वोट शेयर से कमोवेश वहीं पर इंटैक्ट है। उसके बावजूद भले ही सीटें कम हो रही हैं, कांग्रेस का बढ़ा है ये अलग बात है, जेडीएस का घटा है ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी कमोवेश अपने उस परफॉर्मेंस वोट शेयर के आधार पे इंटैक्ट बनी हुई है। ये भी अपने आप में बीजेपी को एक राहत देती खबर होगी कि साहब हमारा वोट शेयर नहीं गिर रहा है। शैलेंद्र, देखिए आर्यन, देखिए इससे पहले जब मैं बात कर रहा था तब मैंने ये बात कही थी कि जेडीएस और कांग्रेस दरअसल वो दोनों एक ही जो विचारधारा के आसपास अपने मुद्दे उठाते हैं। और अगर जेडीएस को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम चुनाव दर चुनाव देखते हैं कि जेडीएस अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने की पुरजोर कोशिश करती नजर आती है, लेकिन ट्रेंड नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसका ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। क्योंकि पिछली बार 37 विधानसभा सीटें थी, इस बार और घट रही हैं, तो हमने कहा था कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा होगा, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी अपने वोट प्रतिशत के आसपास टिकी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का 2% वोट ज्यादा था पिछले बार विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो इस बार उससे काफी ऊपर, यानी 6-7% और ऊपर 44% के आसपास फिलहाल रुझानों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो दरअसल कांग्रेस को जेडीएस के जो वोट कम हुए हैं उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक मुस्लिम समाज जो एक तरफा कांग्रेस की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जेडीएस का बाकी वोटर है उसे भी लगा कि बीजेपी को चुनौती कांग्रेस पार्टी ज्यादा दे सकती है, तो जेडीएस के नुकसान का फायदा कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं पहले भी ये कह रहा था कि अगर जेडीएस घटेगी तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है। और यही वजह है कि डीके शिवकुमार ने यहां तक कह दिया था, डीके शिवकुमार ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस जीतेगी तो वो कालीगा सीएम होगा। हम जानते हैं कि वो कालीगा समाज से आते हैं, तो वो जो एक बहुत मजबूत जिसमें आधार रहा है जेडीएस का, चूंकि देवगौड़ा आप देखें देवगौड़ा परिवार का जो एक गढ़ रहा है जो समाज पर पकड़ रही है, तो वो एक दिखता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर फायदा होता है तो वो विश्लेषण होगा अगर ये शुरुआती रुझान एक चीज और, जेडीएस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ। एक चीज और, क्योंकि आप लगातार प्रचार कवर करते रहे हैं, और प्रचार के अंतिम 15 दिनों में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए उतरे थे, उससे पहले की जो स्थितियां या तमाम जो राजनीतिक जानकार कर्नाटक को लेकर कह रहे थे, उसमें एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम प्रकार के बीजेपी सरकार पे जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर बीजेपी बहुत पीछे दिखाई पड़ रही थी, जो मौजूदा स्थितियां उससे भी काफी पीछे। लेकिन इस धुआंधार प्रचार के बाद में अगर अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखने में सफल हुई है तो इसके क्या बड़े एक निहितार्थ हैं, इसको लेकर भी थोड़ा सा कि अंतिम चरण में जो धुआंधार प्रचार हुआ खास करके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर से। देखिए इसके दो बड़े निहितार्थ है। पहली बात तो है कि अगर 3 महीने पहले देखें, चुनावों के ऐलान से पहले एक माहौल बन रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और बीजेपी शायद सत्ता में वापस ना आ पाए, और ये इस संदेश को बीजेपी काफी हद तक रोकने में कामयाब रही। जब टिकट वितरण हुआ, युवाओं को टिकट दिए गए, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में आए तब हमने देखा कि एक बराबरी का माहौल दिखाई दिया। बीजेपी जो बहुत पीछे नजर आ रही थी वो अचानक सत्ता की फिर से प्रबल दावेदार नजर आई, और संगठन के स्तर पर बहुत बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत माना जाता है, जमीनी स्तर पर वो भी काम करता नजर आया। लेकिन जो बीजेपी की एक दिक्कत थी राज्य में, राज्य स्तर में बीजेपी के का चेहरा जो है वो उतना लोकप्रिय कह रहे नहीं। जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री निवर्तमान है बासोरात बोम्मई, उनको लेकर उतनी एक तरह से कहे कि इतनी चर्चाएं नहीं थी, उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी।
और यही वजह है कि बीजेपी ने एक रणनीति भी बनाई थी कि राज्य में किसी के चेहरे को आगे न करके चुनाव न लड़ा जाए, सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ा जाए। तो क्या उसका कोई एक इम्पैक्ट हुआ है? जब विश्लेषण होगा या फिर आगे जब रुझान इसी तरह से जाएंगे तब उस पर बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से चुनाव प्रचार के अभियान में उतरे, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई थी। तमाम क्षेत्रों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई चुनाव प्रचार के लिहाज से नजर आई। और जब रोड शो हुआ, मैराथन रोड शो बेंगलुरु में 26 किलोमीटर, तब कांग्रेस की चिंताएं बहुत बढ़ गई कि कहीं मिथक न टूट जाए 38 वर्षों का कर्नाटक में, कि बीजेपी चुनाव बाद सत्ता में फिर से वापस आ जाए, और वैसा एक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्या वो उसी तरह से मतों में तब्दील हुआ? क्या बीजेपी के स्थानीय लीडरशिप और स्थानीय जो संगठन है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे जनता के बीच उतनी ही पैठ बनाई? इस पर थोड़े सवाल है, क्योंकि रुझान फिलहाल उस तरह से आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई, डीवी सदानंद गौड़ा कह रहे हैं कि 2 चरण से आप नहीं कह सकते कि बीजेपी पिछड़ गई है, उसे अभी भी उम्मीद है कि वो बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच जाएगी। तो फिलहाल 1 घंटा और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये सही है कि अमित शाह गृह मंत्री ने जो रणनीति बनाई, नए लोगों को टिकट दिया गया, उसका एक फायदा हुआ कि जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी वो खत्म सी हो गई थी कर्नाटक के चुनाव में। चुनाव नजदीक आते आते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियों और रोड शो से एक माहौल बन गया था कि बीजेपी वापस आ सकती है। बिल्कुल, तो इस प्रचार का असर अलग अलग सीटों पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके वोट परसेंट जो हमारा जो दिख रहा है इस वक्त तक हमें, उसके क्या मायने हैं समीर जी से जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जनादेश के साथ। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. और इस छोटे से ब्रेक के बाद में जनादेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कर्नाटक के रण और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो इस वक्त रुझान नतीजे आ रहे हैं उसका पल पल का अपडेट आप तक लेकर आए। और हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतों की गिनती जारी है। 2 चरणों में 760 नगर निकाय के लिए मतदान हुआ था, जिनमें 14,684 पदों पर हुए चुनाव में 17 महापौर, 200 नगर पालिका अध्यक्ष, 545 नगर पंचायत अध्यक्ष और 1420 पार्षद पदों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज निकल रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश से भी शुरुआती रुझान निकल कर आ रहे हैं, जहां पे तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जोर आजमाइश की। बीजेपी हो, चाहे वहां पर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या तमाम अन्य दल हो या कई निर्दलीय भी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। लेकिन इस वक्त के जो नतीजे हैं या शुरुआती रुझान है वो निकल के आ रहे हैं। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से मौजूद है। उससे पहले हम जरा इस वक्त के जो रुझान है वो दिखा देते हैं। बीजेपी 21 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए नगर पंचायतों में दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी 19 सीटों पर, बसपा 4 सीटों पर, कांग्रेस यहां पर 0 है। अन्य भी 10 के हिस्सों में जाते नजर आ रहे हैं। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक कांटे का मुकाबला, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुए 21 सीटों पर, 19 पर समाजवादी पार्टी और बसपा भी 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी नजर दर्ज कराती दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे भी ये भी अपने आप में बेहद मौजूद है। और नगर निगम की बात करें तो भाजपा 16 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है। कुल 17 ही नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, जिनमें से भाजपा 16 नगर निगम पर बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस 1 नगर निगम में बढ़त बनाए हुए है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालांकि निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, लेकिन इनका प्रभाव भी माना जा रहा है कि अन्य राज्यों के चुनावों पर और अगले साल के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। ऐसे में नगर पालिका की बात करें तो यहाँ भाजपा के खाते में 22, सपा 9, बसपा 3, कांग्रेस का 0 खाता है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई। नगर पालिका में भाजपा 22, सपा 9, बसपा 3 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई। तो इस तरीके से देखें तो भाजपा ज्यादातर स्तर पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और नगर निगम को लेकर अपनी पिछली बार की भी उपलब्धि को और आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी।
तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जमीनी स्तर तक कैसे सरकार के प्रयास नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तस्वीर की एक झलक हमें इन आंकड़ों में नजर आ रही है, जहां हम नगर पालिका और नगर निगम के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता हरिकेश सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिकेश, वाराणसी में इस वक्त की क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आंकड़े? देखिए, जैसा कि आप बता रही हैं कि भाजपा बढ़त ली हुई है, तो यहाँ पर अभी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर से आ रहे हैं उनसे जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और भाजपा की बढ़त मेयर के लिए जो है लोग बता रहे हैं, यहाँ भी जो आ रहे हैं, चूँकि आधिकारिक कोई घोषणा अभी नहीं है। आप मेरे पीछे ये देख सकती हैं कि ये जो मतगणना करने के लिए जो पार्षद जो यहाँ पे 100 सीट है, उनके प्रत्याशियों के सहयोगी जो अंदर जाएंगे, यहाँ पे 50 टेबल की व्यवस्था की गई है 100 वार्डों के लिए, और उनके बगल में ही मेयर के मतगणना के लिए भी एक टेबल की व्यवस्था की गई है उन 50 टेबलों में। एक नगर पालिका है गंगापुर जो यहाँ वाराणसी में ही आती है, वहाँ राजा तालाब एक तहसील है, वहाँ पे गंगापुर नगर पालिका की मतगणना चल रही है। एक अच्छी व्यवस्था है, पुलिस के काफ़ी लोग हैं यहाँ, सुरक्षा के इंतजामात हैं। पहाड़िया मंडी कहा जाता है जो परंपरागत तौर पे मतगणना स्थल होता है वाराणसी का, यहाँ पे लोकसभा विधानसभा की भी मतगणना होती है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार आ जा रहे हैं और थोड़ा स्लो है यहाँ पर मतगणना, ममता मैं आपको बताऊं बाकी जगहों से, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि किन किन जगहों पे जो रुझान मिल रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश नगर निकाय के और नगर पालिका के चुनाव के, तो व्यवस्था यहाँ पे है। और अभी चूंकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो मतगणना करने के लिए जो एजेंट हैं जो आ जा रहे हैं, उनसे चर्चा करके हम लोगों को ये पता चल रहा है कि नहीं, जो रुझान है, जो बढ़त है, वो भाजपा अभी ले रही है। क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की मतगणना हुई है और ईवीएम की अभी शुरुआत ही हुई है। ममता, बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की बात की जाए तो यूपी जैसे बड़े राज्य का शहरी वोटर किस तरीके से सोचता है, उसका वोटिंग पैटर्न किस तरीके से जा रहा है, ये आने वाले 2024 की तरफ के ट्रेंड को एक दर्शाने के लिहाज से काफ़ी है। समीर जी, आपको लगता है कि शहरी वोटर यूपी का कैसे वोट कर रहा है, कम से कम वो एक बड़ी समझ इस निकाय चुनाव के नतीजों से देखने को मिलेगी? फिलहाल बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, इसमें बेसिकली पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव हुआ है। ये योगी की लोकप्रियता जो विधानसभा चुनाव के समय से बनी हुई है, लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है। और जिस हिसाब से आप देखेंगे कि अभी जिस हिसाब से अंडरवर्ल्ड के लोगों का जो क्राइम उत्तर प्रदेश में लोगों का अपराधियों का जैसा सफाया किया है योगी सरकार ने, तो मुझे लग रहा है ये चुनाव है जो सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ा गया है। लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मतदान किया हुआ है, बाकी कोई और फैक्टर काउंट नहीं किया है। 17 के 17 जो मेयर की सीटें हो रही है उस पर योगी ही उम्मीदवार है, योगी को देख के ही वहाँ पर मतदान हो रहा है। तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत बन चुकी है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की चुनौती उत्तर प्रदेश में योगी के कारण फिलहाल नहीं है, और यह लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ा गया चुनाव है जो योगी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जब हम ये बात करते हैं कि ये कानून व्यवस्था के ऊपर लड़ा हुआ चुनाव है, लेकिन वही साथ साथ ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं, इनमें जो सुविधाएं होती हैं, स्थानीय स्तर की जमीनी सुविधाएं जो होती हैं, हर एक व्यक्ति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये इस विश्वास को भी अंकित करता है कि सरकार पर आम जन का ये विश्वास है कि जो सुविधाएं उन्हें चाहिए उनको सरकार मुहैया कराने के प्रयास कर रही है? बिल्कुल, और देखिए योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, उससे बाद से एक स्वच्छ और सुशासन उन्होंने देने का वहाँ काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव में इसके पहले जो दलों की सरकारें रही होंगी, वहाँ पर जनता को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन जब से योगी आए हैं उसके बाद से जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर भी ईमानदारी से काम हो रहा है, विकास की योजनाएं लागू हो रही है और क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जनता उससे भी संतुष्ट है। इसके अलावा नगरीय निकाय के अंदर जो क्षेत्र में लोग रहते हैं वही विधानसभा में वोट करते हैं, वही लोकसभा में वोटिंग करते हैं, लेकिन उन्हें भी एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या लगातार रही थी। लेकिन अब जिस हिसाब से वहाँ पर शांति है, दंगे से मुक्त हो चुका उत्तर प्रदेश, तो मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, जिसमें से योगी को 100 में से 100 नंबर मिले हैं। और इसी कारण जो वोटिंग का पैटर्न बता रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा कारण रहा है। बिल्कुल हरिकेश, क्योंकि आप वाराणसी में मौजूद हैं और पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा कम से कम वहां से रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ता है, और जिस लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से हरिकेश अगर देखा जाए तो पूर्वांचल को लेकर कई प्रकार के सवाल हुआ करते थे एक वक्त में, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है योगी सरकार ने। आपको लगता है कि 17 में से 16 मेयर की सीट पर बीजेपी की मौजूदगी या कहा जाए बढ़त, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत दिखाई पड़ रहा है कि शहरी मतदाता
कैसे जो ज्यादा एक तरीके से जागरूक माना जाता है वो सीधे तौर पे समझ पा रहा है कि आखिर हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है? 17 में से 16 बीजेपी के मेयर के पक्ष की दिखाई पड़ रही है इस वक्त। देखिए आर्यन, जैसा कि जो गेस्ट हैं उन्होंने पहला ही जिक्र किया कि कानून व्यवस्था के लिए जो ये और पूर्वांचल का जो जिक्र आप सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि जो माफिया हैं जिनको नेस्ता नाबूद एक तरह से आप कहिए कि किया गया है, वो पूर्वांचल में ही आते हैं, जैसे इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर तक के बीच में। और यहाँ पर जो ममता ने भी जैसा जिक्र किया कि जो मूलभूत आवश्यक सुविधाएं हैं, नगरीय सुविधाएं हैं, उसकी इकाई है। तो जो शहर के मतदाता, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रबुद्ध होते हैं, जानकार होते हैं, तो निश्चित रूप से, और योगी जी ने भी जो सभाएं की यहाँ के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने भी बार बार कानून व्यवस्था का जिक्र किया, अपराधियों का जिक्र किया कि किस तरह से उन्हें जो है मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। केवल यही नहीं, जो बाहर के राज्यों के लोग भी वाराणसी में आते हैं वो भी कहते हैं कि अगर कुछ सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो बुलडोजर बाबा को धन्यवाद करते हैं। तो चूंकि नगरीय व्यवस्था में इस मतदान के करने से जो नागरिक हैं वो अपनी सुविधाओं को, कानून व्यवस्था को, विकास को ही देख रहे हैं। और ख़ासतौर से वाराणसी में चूंकि विकास कार्य इतने हो रहे हैं, तो लोग जो बढ़त आप बार बार बता रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसका यही असर है कि कानून व्यवस्था निश्चित रूप से जो नागरिक हैं उनके लिए मायने रखता है और विकास में बहुत बड़ा कारक होता है। क्योंकि जो आसपास के प्रदेश हैं उनमें भी अगर आप देख सकते हैं जहां कानून व्यवस्था नहीं है, वहां की विकास की गति क्या है। उत्तर प्रदेश ने किस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया है जब से अब योगी जी की सरकार आई है, और कानून व्यवस्था ने मूर्त रूप लिया है। जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, या तो जेल में हैं या मिट्टी में मिला दिया गए हैं, तो इसका एक असर है। और ये जो मतदान हुआ है, निश्चित रूप से उस मतदान का असर दिखाई देगा, जो कानून व्यवस्था और विकास के कार्य यहाँ पे नगरों में दिखाई दे रहे हैं। हरिकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, ये जो आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के, मुझे मालूम है कि जैसे बचपन से हम पिक्चरें देखा करते थे ना, उन फिल्मों में होता था कि भाई ये एक विलेन है या ये एक माफिया है जो परेशान कर रहा है आम जन को, कोई हीरो उसे पटखनी देता था तो लोग तालियां बजाते थे। कुछ ऐसा ही निकाय चुनावों के भी इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था की जो बड़ी चुनौती थी वो शहर के लोगों के सामने थी, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा होता था, जिनके व्यवसाय से वसूली होती थी, जिन दुकानों से वसूली होती, तो वो बड़ी चुनौती शहर ही झेलता था। तो जाहिर है कि शहर का मतदाता जब वोट देने जाएगा तो उसके दिमाग में ये इशू ज़रूर रहेगा कि वो कानून व्यवस्था कौन सुधार सकता है। बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जो शहर में होने वाली व्यवस्थाएं वो नगर ये सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा इशू है जिसको लेकर के वोट पड़ा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार स्वीप की स्थिति समझिए कि 17 में से 16 पे बीजेपी मजबूत है, या 15-16 आ रही है, तो ये बताता है कि शहरी मतदाता भाजपा के साथ है। और ये शहरी मतदाता वो है जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माहौल बनाता है कि कौन बेहतर है, किसको वोट देना है। तो 2024 के चुनाव को लेकर के भी देखा जा रहा करीब 50 लोकसभा सीटें हैं जो शहरी मतदाता के क्षेत्र में आती हैं। तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा। और ये उसी फिल्म की तरह है कि पटकनी देने वाला जो नायक है वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, आपको लगता है कि बहुत कुछ है उत्तर प्रदेश में जो बीते कुछ वर्षों में बदला है, चाहे कानून व्यवस्था का जिक्र आपने किया, चाहे लास्ट माइल डिलीवरी तक का भी देखा जाए तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो गली मोहल्ले, नाला नाली जैसी चीजों को लेकर होते हैं, बावजूद उसके मौजूदा सरकार के पक्ष में जाते हुए रुझान दिखाई पड़े, तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है साफ तौर पे। देखिए, योगी सरकार के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके पहले बसपा की पार्टी सरकार रही है। तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें रही, उस समय जिस स्थान पर स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर जमीनों पे कब्जे होते थे, अवैध वसूली होती थी, थानों में सुनवाई नहीं होती थी, नीचे के जो पटवारी और नीचे के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय जनता लगातार 10, 12, 15 साल से जो परेशान थी वहाँ के राज्य प्रशासन की कार्रवाई से, और वहाँ के स्थानीय गुंडे जो उस नेता हुआ करते थे वह खुद जमीनों का धंधा करते थे, कब्जा करते थे। तो मुझे लग रहा है योगी के आने के पास जिस हिसाब से योगी ने प्रशासन दिया है, स्थानीय लोगों को राहत देने का काम किया है, मुझे लग रहा है उसी का परिणाम यह है कि विधानसभा चुनाव में भी योगी को पूर्ण बहुमत लगा था, दूसरी बार मिला जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से नहीं हुआ था। उसी आधार पर नगर निकाय चुनाव में
लोगों ने योगी को वोट देने का काम किया है। मुझे लग रहा है योगी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के काम और योगी के भी काम के कारण योगी और मोदी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को एक बहुत मजबूत भाजपा के गढ़ में तब्दील कर दिया है। जो एक तरफा परिणाम नजर आ रहे हैं पूर्णतः भाजपा के पक्ष में, ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि तमाम अन्य दलों ने प्रयास नहीं किए, जमीन पर बहुत प्रचार भी किया, उन्होंने लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया, लेकिन फर्क साफ तो ये दिखता जो है। आंकड़े हैं, ये बसपा, सपा, अन्य दल, विपक्षी दल, इनके लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, भले ही समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने और कांग्रेस ने बहुत धुआंधार चुनाव प्रचार किया होगा, लेकिन फर्क जनता को समझ में आता है। योगी के कार्यकाल का जो 8 साल का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, उसका, और उसके अलावा 6 साल का, और उसके अलावा जो अभी सपा और बसपा का जो कार्यकाल रहा होगा उसके पहले, उसके काम करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तो मुझे लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता का बहुत स्थानीय लोगों से बहुत कनेक्ट होता है, स्थानीय प्रशासन से। अगर स्थानीय प्रशासन में बहुत ज़्यादा करप्शन होगा, लोगों को राहत नहीं मिल रही होगी, तो जनता इस बात को बहुत ध्यान रखती है। और योगी ने जिस हिसाब से जनता के अंदर विश्वास जीता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में योगी ने अर्जित किया है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है। और यह जो वोटिंग पैटर्न है, आप देखिएगा 300 दिनों बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो डबल इंजन, डबल गति से आपको लगता है कि काम करता नजर आ रहा है कि केंद्र स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर शहरों में ये परिणामों में दिख रहा है। बिल्कुल, अगर स्थानीय निकाय जोड़ दो तो ये ट्रिपल इंजन कहलाएगा, क्योंकि निकाय स्तर पर भी जाके या पंचायत स्तर पर भी जाके वो जुड़ जाता है। रामेंद्र, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के सियासत को बहुत लंबे समय से कवर करते रहे हैं, आपने इस निकाय चुनाव के प्रचार को भी देखा है, सपा के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जहां बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बहुत धुआंधार प्रचार किया है कर्नाटक की व्यस्तता के बाद भी, वहीं अखिलेश यादव का प्रचार उतना ज्यादा नजर नहीं आया, या वो उतना ज्यादा रैलियां, रोड शो करते नजर नहीं आया, और शायद ये नतीजों में भी दिखाई पड़ रहा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल होने का दम भरती है सपा, बावजूद उसके वो मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाए प्रचार में भी, और शायद इसीलिए नतीजों में भी उतनी उनकी मौजूदगी नहीं दिख रही है। रामेंद्र, बिल्कुल आनंद, अगर आप देखिए कि बाई इलेक्शन में भी अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, और नगर निकाय चुनाव में भी शायद न जाते, लेकिन योगी जी ने जिस तरह जबरदस्त प्रचार किया, 50 रैलियां की दोनों चरणों में, उससे पहले भी बौद्धिक सम्मेलन किए, तो अखिलेश यादव को मजबूरी में उतरना पड़ा नगर निकाय चुनाव में। और जहां जहां गए वो क्षेत्र थे जहां उनको संभावनाएं नजर आई। उनको भी पता है कि जो शहरी निकाय के, स्थानीय निकाय के चुनाव है, वो लगातार 3 बार से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वहां मजबूत होकर नहीं उभरती। तो ऐसे में जहां संभावनाएं दिखी वहां वो गए, लोग भी उमड़े, ऐसा नहीं, उनकी जनसभाओं में भी भीड़ हुई, जो रोड शो हुए उनमें भीड़ हुई, लेकिन जो मतदाता जब वोट देने जाता है तो वो तमाम मुद्दों पर ध्यान रखते हुए वोट देता है। रैली देखना अलग है, आपके भाषण सुनना अलग है, लेकिन मतदान के वक्त मतदान करना अलग तरीके से सोचता है, और वो अपने बच्चों का भविष्य सोचता है, अपना भविष्य सोचता है, अपने व्यवसाय का भविष्य सोचता है, लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो इसको सोचता है, तब वोट देता है। हमें लग रहा है वोट इसी निर्णय के आधार पर पड़े हैं, जिससे ऑरेंज जो रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल, इस बीच में हम कर्नाटक का अगर जिक्र करें तो कर्नाटक भी अपने आप में लगातार नंबर्स बदल रहे हैं, क्योंकि जो 120 के आगे कांग्रेस पहुंचती दिखाई पड़ रही थी, वो 116 के आसपास बढ़त बनाती दिखाई पड़ रही है, यानी कि 115 आ गई, क्योंकि 113 जो है अपने आप में महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा। फिलहाल उससे जो ज्यादा बढ़त थी कांग्रेस की वो कम हुई है। लेकिन हम इस वक्त रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। हमारे सहयोगी संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त मौजूद है। नगर निगम चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में भी एक मेयर होता है और उसका चुनाव भी हुआ है, और बीजेपी वहां बढ़त बनाए हुए है, उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। अभिषेक, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त गाजियाबाद के लिहाज से, और किस तरीके का एक वोटिंग पैटर्न शहरी इलाकों में आप देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है? अभिषेक। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो काउंटिंग सेंटर पे हम मौजूद हैं, और थोड़ा काउंटिंग जो है थोड़ा लेट जरूर शुरू हुआ, लेकिन अब जो है रुझान आने जो है वो जरूर शुरू हो चुके हैं। 9 सीटें हैं, अगर नगर पालिका की हम बात करें तो यहाँ पे 9 सीट है और एक मेयर का सीट है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो ये 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और मेयर भी जो है वो बीजेपी से। इस बार जो है अलग अलग चूंकि 9 और भी जगह है, और काफ़ी स्थानीय मुद्दे हैं, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव इसे नहीं कह सकते हम, स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन अभी भी जो बढ़त अब की बात करें, बहुत ही शुरुआती अभी रुझान आने शुरू है, लेकिन अगर उसकी हम बात करें तो अभी भी बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। खासतौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की भी अगर देख लिए तो 17 मेयर, पिछली बार 16 था, लेकिन एक शाहजहांपुर का ऐड होने के बाद अब 17 मेयर का चुनाव हो रहा है, और उसमें बीजेपी ने 14 सीटों पर जो है बढ़त बना ली है। तो एक बड़ी
जीत कह सकते हैं अगर बीजेपी इस बार वापसी करती है नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में 1420 पार्षद है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले 199 जो है वो नगर पालिका है यहाँ पर, जिसके लिए उसके प्रत्याशियों के लिए मतदान डाले गए हैं। वोटिंग परसेंटेज जरूर कम रहा, लेकिन पिछली बार की तुलना में अगर हम उसको देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार रहा वही तकरीबन इस बार भी रहा। 12-1 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा सभी के जो प्रत्याशी हैं, सभी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है काउंटिंग सेंटर पे। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूँगा काउंटिंग सेंटर को, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम जो है ये काउंटिंग सेंटर बने हुए, अलग अलग बूथ जो है, अलग अलग 87 हो, 56 हो, जो अलग अलग यहाँ के पार्षद चुनाव है या फिर महापौर का चुनाव है, उसको लेकर के जो है वो जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हरेंद्र जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में समीर जी भी बने हुए हैं। समीर जी, जब हम बात करते हैं खासतौर पे एनसीआर क्षेत्र की, तो उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों से ये जो एनसीआर क्षेत्र है, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, ये क्षेत्र एक अलग पर्सपेक्टिव सामने लाते हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में भी बीजेपी का बढ़त बनाए रखना और दूर दराज के शहरों में भी, बड़े दूसरे शहरों में भी बनाए रखना, एक संतुलित विकास का पर्याय दिखता है यहाँ पर। बिल्कुल, आप देखिए जैसे एनसीआर की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद को आप काउंट कर सकते हैं, आप नोएडा को काउंट कर सकते हैं। नोएडा में जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करते थे उस समय जमीनों को लेकर किस तरह के घपले हुआ करते थे यह सबको मालूम है। तो मुझे लग रहा है योगी आने के बाद योगी ने सिर्फ एनसीआर जो जुड़ा हुआ है यूपी का क्षेत्र उसी का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने ध्यान रखा है। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का और जनपद तक योगी ने एक स्वच्छ और सुशासन प्रशासन देने की कोशिश की है। और मुझे लग रहा है उसका असर जो योगी ने जमीन से लेकर लखनऊ तक या किसी एक छोटे गांव से लेकर लखनऊ तक के प्रशासन को एक स्वच्छ प्रशासन देने की जो कोशिश की थी, उसका असर आज मतदान के माध्यम से जनता बता रही है। और मुझे लग रहा है ये एक अच्छा संदेश है कि अगर आप जनता के हित में काम करोगे, सबका साथ सबका विकास करोगे, तो मुझे लग रहा है सब आप पे भरोसा करेंगे और उसका वोट भी आपको मिलेगा। तो मुझे लग रहा है योगी के उत्तर प्रदेश में योगी के कामकाज पर मुहर लग रही है। और जिस हिसाब से योगी ने स्वच्छ प्रशासन दिया है, मोदी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया है, मुझे लग रहा है और नई योजना उत्तर प्रदेश में लागू भी है, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह लखनऊ से और हरिकेश बहादुर वाराणसी से और गाजियाबाद से अभिषेक सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरिकेश, अगर बात की जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही स्थानीय नगर निगम के लिहाज से चुनाव के मसले रहे हों, लेकिन मुद्दा ऐसा कोई नहीं छूटा जिसके बारे में बात ना की गई हो, प्रचार प्रसार ना हुआ हो, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व का ही मुद्दा क्यों ना हो। यानी हर वो बात चुनावी समर में निकल के आई, लेकिन अंततोगत्वा जब वोट पड़ा तो सारे चीजों का लब्बो लुआब यही कि बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई पड़ रही है। देखिए आर्यन, जैसा कि अभी हमारे गेस्ट जैसा जिक्र कह रहे थे और वही सच्चाई है कि जब कोई सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो वही हासिल करती है मतदान के माध्यम से सबका विश्वास, जो कि अभी गेस्ट कह भी रहे थे। तो वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश का माहौल है। और सबसे अच्छी बात जो आप भी आर्यन करते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो यहाँ प्रचार में ये बार बार जिक्र किया, जो भी चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे भाजपा के जो नेता आ रहे थे प्रचार करने के लिए, वो बार बार ये उदाहरण पेश कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में इतने विकास कार्य कर सकती है, कानून व्यवस्था दे सकती है, तो स्थानीय स्तर पे जो इकाई है लोकतंत्र की, जो सुविधाएं नगर के लिए उपलब्ध कराती है, कार्य करती है, अगर उसमें भी सरकार बनती है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार आपको किस तरह से आपके शहर को, आपके नगर को किस तरह का विकास दे सकेगी, इसका उदाहरण हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से दिखाया है। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार, जो कि कानून व्यवस्था के लिए आप डबल इंजन की सरकार को देख रहे हैं, विकास कार्यों को देख रहे हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि गली हो, खड़ंजा हो, नाली हो, इस सब का कार्य जो है वो चूंकि नगर निकाय के माध्यम से होता है, तो इसमें भी अगर आपकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ये जो कार्य हैं, जिनको आप छोटा मोटा कहते हैं, लेकिन ये नागरिक सुविधाएं हैं, तो इससे आपको अच्छा जो स्वरूप मिलेगा, विकास के कार्य होंगे, भले ही छोटी इकाई के तौर पे होते हैं। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार कह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया। और वो ट्रिपल इंजन की सरकार को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जिस सरकार को हासिल होगा वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। आर्यन, बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर यूपी में बात हो रही है, तो डबल इंजन की सरकार को लेकर लगातार कर्नाटक में बात हुई। लेकिन कर्नाटक के जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं उसमें हम
लगातार हम बात करें तो 111 पे इस वक्त कांग्रेस आ गई, यानी कि जो बढ़त बनी हुई थी उसमें उनका लगातार कमी आती दिखाई पड़ रही है। जेडीएस खाते में इस वक्त 30 सीटें, यानी कि साथी का नुकसान, और ये रुझान लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां एक और स्पष्ट बहुमत दिखा रही थी, वहीं अब इस वक्त तस्वीर फिर त्रिशंकु की ओर बढ़ती हुई। लेकिन इस वक्त के लिहाज से देखें तो 111 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, भाजपा की सीटें बढ़कर 78 हो गई हैं, लेकिन जेडीएस की सीटों में इस वक्त एकदम उछाल आया है। 30 सीटों पर जेडीएस बढ़त बनाए हुए है इस वक्त, तो 111 पर कांग्रेस, 30 पर जेडीएस। तो जो कांग्रेस का खाते में आंकड़े कम हो रहे हैं, वही जेडीएस के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहत की सांस ले रहे होंगे जेडीएस वाले कि उनके खाते में आंकड़े बढ़ रहे हैं। कहा पहले इनका वोट परसेंट भी कम था, लेकिन इस वक्त जो सीटें बढ़ रही हैं वोट परसेंट की बात कह रही हैं तो वोट परसेंट बता दूं, अब ये लगभग 12% के आसपास जेडीएस का वोट शेयर फिलहाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के माध्यम से मैं आंकड़े इस वक्त दिखा रहा हूं वो बता रहे हैं। और कांग्रेस का वोट शेयर जो 44% से ज्यादा आपने जिक्र किया तो उस वक्त करीब आधे घंटे पहले वो 43.7% के आसपास बना हुआ है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें जो त्रिशंकु विधानसभा की बात की जा रही थी, वो इस वक्त स्थिति, क्योंकि 113 का आंकड़ा फिलहाल कांग्रेस पार करती दिखाई नहीं पड़ रही है। और मैं इसमें जो बात जोड़ना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस 112 सीट पर दिखा रही है, देखा कि निर्दलीय विधायक कितने चुनकर आते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार कितने जीतते हैं, इस पर भी नजर रखना पड़ेगी। मुझे लग रहा है अभी 5 निर्दलीय का अन्य में जो दिखा रहा है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। अगर कांग्रेस को 2 या 4 या 5 विधायक की जरूरत पड़ती है तो मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में ये अन्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं बहुमत के लिए। तो भले ही जेडीएस 30 सीटों पर जा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के एकदम करीब पहुंच जाती है और निर्दलीय ज्यादा विधायक जीत के आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस बार बगावत तीनों पार्टियों बीजेपी का इस वक्त क्या कुछ स्टैंड है। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी, बीजेपी बहुत आश्वस्त थी कि साहब हम कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाएंगे कर्नाटक में, लेकिन इस वक्त स्थिति आपकी अपेक्षाओं से काफी उलट और मौजूदा समय में आप 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, सरकार बनाने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई प्लान बी? नहीं, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी फिलहाल अगर मैं मौजूदा आंकड़ों की तरफ जाऊं तो वो ऐसी ही फिगर नजर आ रही जैसी आप बता रहे हैं। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के भी जो फिगर है वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद है कि देर शाम तक कहीं ना कहीं कोई बदलाव जरूर होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे, क्योंकि हमने विकास की जो नींव कर्नाटका में रखी है उस नींव के ऊपर अब दीवार उठाने की ज़रूरत है। और वहाँ की जो युवा हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती नहीं कि हमारे विकास में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न हो, और वो बाधा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती है। हमें अभी भी लगता है कि शायद परिणाम जिस तरीके से आपके आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, लगभग 20-22-25 सीटों का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। अब वो सीटें कहीं ना कहीं कंपनसेट जरूर होंगी। जी राजीव जी, हमारे साथ यहाँ की कोशिश रहेगी कि हम अपनी विकास। राजीव जी, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समीर चौगावकर जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजीव जी नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कर्नाटक में क्या अमूल दूध पे नंदिनी दूध भारी पड़ गया है क्या आपके हिसाब से? नहीं, देखिए माइक्रो लेवल के इश्यूज उठाए गए, मैं मानता हूँ हमारे विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के द्वारा जिन इल्जामों को हम पर लगाया गया उसका खंडन तो हमने तभी कर दिया था जब आपने देखा कि हमने कहा कि बीपीएल परिवारों को हम अगर दूध देंगे तो यही दूध देंगे जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। भ्रम इस तरीके से भी फैलाया गया कि आपने देखा खुले तौर पर बजरंग दल को बैन करना, पोलराइजेशन करना धार्मिक रूप से, उसमें जो वोट कहीं ना कहीं दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में जाता था, तो केवल इतनी बात से कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा, उसको पोलराइज करके अपने पक्ष में लेकर के आना, ये महारत कांग्रेस ने हासिल की है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक धर्म विशेष का वोट पोलराइज करके अपने फेवर में डलवाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा वक्त अभी और इंतजार करना चाहिए। राजीव जी, लेकिन ये कांग्रेस तो आरोप लगाती है बीजेपी पे कि आप लोग पोलराइज करते हैं और उसका फायदा, ध्रुवीकरण का फायदा आप लोग उठाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण कर लिया, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो फायदा उठा ले गए। तो कहीं कुछ इस बार प्रचार में गलती या कमी रही कुछ क्या?
दोनों का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई थी। बजरंग दल का नाम किसके मैनिफेस्टो में आया? हम तो कभी भी बात करते हैं तो देश विरोधी गतिविधियों की, देश विरोधी ताकतों की करते हैं, लेकिन देश के अंदर जो देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, देश की संस्कृति में अपना योगदान देना चाहते हैं, जब उनको बैन करने की बात की जाएगी तो उससे कौन सा वर्ग खुश होगा? और जो खुश होगा उसको पोलराइज किया जाएगा। तो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पोलराइजेशन जो हुआ है, कहीं ना कहीं पर ध्रुवीकरण जो हुआ है वो कांग्रेस द्वारा किया गया है, और उसका खामियाजा जनता दल सेकुलर को भी भुगतना पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा हमारे को इंतजार करने की जरूरत है। हमें लगता है कि यहाँ एक सुखद परिणाम जरूर आएंगे हमारे पक्ष में। तो ऐसे में राजीव जी, जब हम कर्नाटक की बात करें, हालांकि अपेक्षा जताई जा रही है आपकी तरफ से कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, कहां तक छू सकता है देखना होगा, क्योंकि अभी भी 76 सीटों पर भाजपा इस वक्त रुझानों में 76 सीटें आपके खाते में जाती नजर आ रही हैं, लेकिन 28 सीटें ऐसी हैं जो आपको इनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये जो कर्नाटक के चुनाव है, जो भी परिणाम आते हैं हमारे सामने, उसके बाद आपको क्या लगता है, इसके बाद भाजपा के लिए भी क्या रणनीति को दोबारा सोचने विचारने का एक वक्त होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं और ये बात लगातार कही जाती रही है कि कर्नाटक के चुनाव जो भाजपा के लिए दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार की तरह है, इनका लोकसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पल पल विश्लेषण करती है कि हमसे कहाँ कमी रह गई, हमें और बेहतर कैसे करना है। और ये पल पल विश्लेषण का नतीजा ये है कि लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, ज़्यादातर राज्यों में अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है। अगर कहीं पर परिणाम हमारे विपरीत आए हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि राज्य लेवल पर हमसे क्या कमियाँ रही हैं, राज्य लेवल पर और बेहतर कैसे कर देना चाहिए था, राज्य के अंदर किस तरीके के बदलाव और किस तरीके की रणनीतियों की ज़रूरत है, और बेहतर कर्नाटका की जनता को कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाए, तो कैसे विश्वास दिलाया जाए, कैसे उनको जो हमारी मेहनत है उसका अंदाज़ा दिया जाए कि कितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ करी है। इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी विश्लेषण करती है। मुझे लगता है आगे भी हम विश्लेषण करेंगे, परिणाम के बावजूद वो अच्छे आए या हमारे अनुकूल आए या हमारे विपरीत आए। राजीव जी, इससे पहले कि आपको धन्यवाद दें, आपका जुड़ने से एक छोटा सा सवाल, क्योंकि 2018 में बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई थी, सरकार नहीं बना पाई थी। क्या इस बार अगर अपनी दम पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती तो क्या 2018 की तर्ज पे कोई प्लान बी को लेकर बीजेपी सोच रही है? उसको लेकर कोई जानकारी दे सकते हैं आप इस वक्त? देखिए, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है, हम इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि परिणाम जब तक आएंगे शाम होते होते वो हमारे पक्ष में आएंगे। बहुत सारी जियोग्राफिकल डेमोग्राफीज अलग होती हैं, डेमोग्राफिकल चेंजेस डेमोग्राफी के हिसाब से कई बार काउंटिंग होती है। तो अब देखते हैं, एक डेढ़ 2 घंटा और निकलेगा, उसके बाद ज़्यादा एहसास लगाया जा सकता है कि क्या क्या किसके पक्ष में किस का कितना वोट जा रहा है। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रहेगा जब तक परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल रुझान हम सबके सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सामने चुनावी नतीजे लगातार सामने, परिणाम रुझान आ ही रहे हैं। कर्नाटक में मतगणना के लिए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इन 2 घंटों में जो तस्वीर सामने आई है उसमें कांग्रेस को 114 सीटों पर बढ़त, इस वक्त रुझानों में कांग्रेस को बढ़त स्पष्ट नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी रुझान में पीछे चल रही है। 76 सीटों पे इस वक्त भाजपा आगे है, लेकिन जेडीएस को जो भारी नुकसान दिख रहा है इस वक्त, लेकिन 29 सीटों पर जेडीएस इस वक्त आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो 2 घंटों में जो तस्वीर सामने निकल कर आई है वो यही कि कांग्रेस जो पहले 130 तक के आंकड़े को छू रही थी रुझानों में, वो कम होकर 114 पर आ रही है इस वक्त, लेकिन जेडीएस 29 सीटों पर आगे। वहीं यूपी निकाय चुनाव की मतगणना भी इस वक्त चल रही है, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि 17 नगर निगमों के परिणामों पर सबकी नजर है और इन सभी में भाजपा को जबरदस्त बढ़त नजर आ रही है। चाहे हम नगर निगम की बात करें, नगर पंचायत, नगर पालिका, लेकिन 17 नगर निगमों में भाजपा को इस वक्त बढ़त, कुल 17 ही नगर निगम हैं जिनमें रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे। तो वहीं नगर पालिका परिषदों में भी भाजपा ही अधिकतर नगर पालिका परिषदों में अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं नगर पंचायतों में भी भाजपा को ही बढ़त स्पष्ट नजर आ रही है। तो हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी यूपी निकाय चुनाव में भी रुझानों में आगे बढ़ती नजर आ रही है। और ये दिख रहा है कि पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। यूपी नगर निकाय चुनावों में भाजपा का
जबरदस्त प्रदर्शन एक बार फिर हमारे सामने है। फिलहाल यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जनादेश जारी रहेगा।